गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम संकर पूर्वज संकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी जो परिभाषा है वो आप सुनिए क्या होगी कि जब F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ हो, दोनों जनकों का अर्थ यहाँ पे होगा या तो प्रभावी जनक या फिर अप्रभावी जनक। यदि इन दोनों में से किसी एक जनक के साथ क्या होता है संकरण, तो वह संकरण क्या कहलाएगा? पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस के नाम से इसको जाना जाता है। तो संकर पूर्वज संकरण का जो दूसरा नाम है वो क्या है? बैक क्रॉस के नाम से इसको जाना जाता है। तो आप देखिए इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि जब F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ हो। अब यहाँ पे एक जनक का मतलब हम कह सकते हैं या तो क्या हो सकता है कैपिटल टी या फिर क्या हो सकता है स्मॉल टी के साथ हो। तो इस प्रकार का जो संकरण है वो क्या कहलाएगा? संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहलाता है। तो सुनिए आप एक बार फिर से परिभाषा कि वह संकरण जिसके अंतर्गत F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक जनक कैपिटल टी या स्मॉल टी के साथ हो, तो इस प्रकार का जो संकरण है वो क्या कहलाता है? संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहलाता है। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे? देखो F1 पीढ़ी, वो जो F1 पीढ़ी है वो F1 पीढ़ी में कौन सा कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी अशुद्ध लंबे हैं। ये कौन से हैं? अशुद्ध लंबे हैं। इनका यदि संकरण किसके साथ हो? जनक के साथ हो। अब जनक भी क्या है? या तो प्रभावी होगा या फिर क्या होगा? अप्रभावी। तो या तो प्रभावी जनक के साथ हो या फिर किसके साथ हो? अप्रभावी जनक के साथ हो। तो इस प्रकार का जो संकरण है वो क्या कहलाता है? संकर पूर्वज संकरण। तो या तो इसके साथ हो या फिर किसके साथ हो? इसके साथ हो। तो जो इस प्रकार का जो ये संकरण है यानी F1 पीढ़ी का संकरण या तो प्रभावी जनक के साथ हो या फिर अप्रभावी जनक के साथ हो, तो इस प्रकार का जो संकरण है वो बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। अब जो बैक क्रॉस है वो यहाँ पे कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। यदि F1 पीढ़ी का जो संकरण है वो किसके साथ हो? प्रभावी जनक के साथ हो, तो वह किस नाम से जाना जाएगा? बाह्य संकरण के नाम से जाना जाएगा। और यदि F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ हो? अप्रभावी जनक के साथ हो, तो वह किस नाम से जाना जाएगा? परीक्षण संकरण के नाम से जाना जाएगा। तो यहीं पे आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा कि ये कौन है? प्रभावी जनक, जबकि ये कौन सा है? अप्रभावी जनक। अब यहाँ पे जो F1 पीढ़ी का संकरण यदि प्रभावी जनक के साथ होता है तो वह क्या कहलाएगा? बाह्य संकरण कहलाता है। और यदि F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ हो? अप्रभावी जनक के साथ हो, तो वह क्या कहलाता है? परीक्षण संकरण कहलाता है। और परीक्षण संकरण का ही दूसरा नाम क्या है? टेस्ट क्रॉस भी इसको कहा जाता है। टेस्ट क्रॉस। और बाह्य संकरण को किस नाम से जाना जाता है? आउट क्रॉस के नाम से जाना जाता है। तो
जो बैक क्रॉस है वो कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। एक है बाह्य परीक्षण और दूसरा क्या है? परीक्षण संकरण। और बाह्य संकरण की यदि बात करें तो क्या परिभाषा बन रही है कि जब F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ हो? प्रभावी जनक के साथ, तो वह क्या कहलाएगा? बाह्य संकरण। और यदि F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ हो? अप्रभावी जनक के साथ, तो वह क्या कहलाता है? परीक्षण संकरण कहलाता है। अब इन दोनों को हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे कि प्रभावी, या पहले हम बात कर लेते हैं बाह्य संकरण की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए, तो देखिए पहला प्रकार किसका? संकरण है पूर्व संकरण। यदि हम इसकी बात करें तो ये कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। और इसमें पहला प्रकार क्या है? बाह्य संकरण। और इसी का दूसरा नाम क्या है? आउट क्रॉस। क्या है? आउट क्रॉस। देखिए इसकी परिभाषा अभी हमने बात की है कि वह संकरण जिसके अंतर्गत F1 पीढ़ी का संकरण जब किसके साथ हो? प्रभावी जनक के साथ हो, तो वह क्या कहलाता है? बाह्य संकरण कहलाता है। तो यदि हम इसकी बात करें तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे? अशुद्ध लंबे, और यहां पे हम क्या लिखेंगे? शुद्ध लंबे। अशुद्ध लंबे की यदि हम बात करें तो इसका जो कारक है वो क्या होगा? बड़ा टी और छोटा टी। जबकि यहाँ पे शुद्ध लंबे का क्या होगा? बड़ा टी और बड़ा टी। जो अशुद्ध लंबा है वो हमारे पास क्या है? F1 PD। और ये वाला क्या है? प्रभावी जनक। तो देखिए अब इसके हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे युग्मक, एक बड़ा टी और एक क्या हो गया? छोटा टी। इसके भी 2 युग्म बनेंगे, तो एक क्या होगा? बड़ा टी और दूसरा क्या होगा? बड़ा टी। ये दोनों यहाँ पे क्या है? युग्मक। और ये भी क्या है? युग्मक। यहाँ पे क्या ले रहे हैं? कौन से युग्मक? नर युग्मक। और यहाँ पे कौन से ले रहे हैं? मादा युग्मक। तो यहाँ पे हमने बात की एक बड़ा टी और दूसरा जो युग्मक है वो क्या है? छोटा टी। तो ये क्या है? युग्मक। अब यहाँ पे हम किनको ले रहे हैं? इन दोनों को। तो दोनों ही क्या है? बड़े टी। ये वाला टी यहाँ पे और ये वाला टी यहाँ पे। अब इनके मध्य क्या होगा? क्रॉस। तो देखिए ये टी इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या होगा? बड़ा टी और बड़ा टी। और ये वाला टी इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या होगा? बड़ा टी और बड़ा टी। अब यहाँ पे आप देखिए ये वाला टी इसके साथ क्या करेगा? क्रॉस करेगा, तो क्या बनेगा? बड़ा टी। और साथ में क्या बनेगा? छोटा टी। ये वाला टी किसके साथ? इसके साथ, तो क्या बनेगा? बड़ा टी और छोटा टी। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि बताओ ये दोनों तो कैसे हैं? शुद्ध लंबे हैं, जबकि ये दोनों कैसे हैं? अशुद्ध लंबे। यदि हम इनका क्या बनाए? लक्षण प्रारूप अनुपात। यदि हम किसकी बात करें? लक्षण प्रारूप अनुपात की, तो लक्षण प्रारूप अनुपात में हम केवल क्या देखते हैं? बाह्य प्रतीति, यानी केवल बाह्य लक्षण को, यानी लंबे कितने हैं, बौने कितने हैं। यदि हम यहाँ पे बौने की बात करें तो बौने हैं क्या?
तो आप देख के आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे बोना नहीं है, केवल क्या है, लंबे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी पौधे कैसे हैं, लंबे। सभी पादप लंबे हैं, या फिर क्या कह सकते हैं 100% लंबे पादप, 100% लंबे पादप प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, लक्षण प्रारूप का अनुपात, क्योंकि यहाँ पे बोने पौधे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब हम बात करें किसके बारे में, जीन प्रारूप के बारे में यदि बात करें, इसी में हम क्या बनाए, जीन प्रारूप। तो देखिए इसका जीन प्रारूप अनुपात। तो जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा, जीन प्रारूप अनुपात का अर्थ क्या है, यानी आनुवंशिकी संगठन के आधार पे, यानी समयुग्मजी कितने हैं, विषम युग्मजी कितने हैं, या शुद्ध कितने हैं और अशुद्ध कितने हैं। तो यदि हम यहाँ पे बात करें कि शुद्ध लंबे कितने हैं और अशुद्ध लंबे कितने हैं, तो शुद्ध लंबे कितने हैं, 2। देखो एक तो ये है और एक ये है, जबकि अशुद्ध लंबे कितने हैं, वो भी कितने हैं, 2। तो यहाँ पे जो अनुपात बनेगा वो किसके आधार पे बनेगा, शुद्ध। और आपको पता है शुद्ध की जगह हम क्या बोलते हैं, एक नया शब्द समयुग्मजी, समयुग्मजी, शुद्ध या समयुग्मजी लंबे। अनुपात क्या होगा, अशुद्ध विषम युग्मजी, अशुद्ध विषम युग्मजी, ये भी कैसे हैं, लंबे। तो यहां पे भी कितने हैं, ये 2 और वो भी कितने हैं, 2। तो क्या अनुपात बना, 2:2। यदि इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, 1:1। तो बताइए शुद्ध लंबे कितने हैं, 1, और अशुद्ध लंबे कितने हैं, 1। या फिर पूछा जाए कि समयुग्मजी लंबे कितने हैं, तो भी 1, या विषम युग्मजी लंबे कितने हैं, तो भी कितना है, 1। या फिर हम कह सकते हैं कि कितना अनुपात बना, 50% और 50%। क्या 50% कैसे हैं, शुद्ध लंबे, जबकि 50% कैसे हैं, अशुद्ध लंबे। जबकि लक्षण प्रारूप अनुपात में सभी पादप कैसे हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं। तो जो दूसरा प्रकार है हमारे पास वो है कौन सा, दूसरा जो प्रकार है वो हमारे पास है परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। परीक्षण संकरण या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, टेस्ट क्रॉस। इसमें आप देखिए कि परिभाषा क्या होगी कि जब किसका F1 पीढ़ी का जो संकरण है वो किसके साथ हो, अप्रभावी जनक के साथ हो। तो इस प्रकार के संकरण को किस नाम से जाना जाता है, परीक्षण संकरण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे तो क्या रखेंगे, अशुद्ध लंबा ही रखेंगे क्योंकि F1 पीढ़ी का यही है। जबकि इधर अपन किसकी बात करेंगे, शुद्ध बोने की। और शुद्ध बोना कौन सा है, छोटा टी, जो कि क्या है, अप्रभावी। अप्रभावी जनक। अब यहाँ पे इसके युग्म पहले से बना रखे हैं मैंने, इसके देखिए आप क्या बनेगा, छोटा टी और छोटा टी। तो ये क्या है, अशुद्ध लंबे, और इधर क्या है, शुद्ध बोने। अशुद्ध लंबे के कारण क्या हो गया, बड़ा टी छोटा टी। यहाँ पे क्या हो गया, छोटा टी। इसके ये क्या बना लिया आपने, युग्म। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो क्या है, समान है, जबकि यहाँ पे इस बार क्या है,
अलग हैं, दोनों क्या हैं, छोटे टी। तो जब इस बड़े टी का किसके साथ, छोटे टी के साथ क्या होगा, क्रॉस, तो क्या बनेगा, बड़ा टी और छोटा टी। जब इसका इसके साथ होगा तो क्या बनेगा, बड़ा टी छोटा टी। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दोनों जगह क्या बनेंगे, छोटे टी छोटे टी। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास संकरण के द्वारा जो पौधे प्राप्त हुए, संकरण के द्वारा जो पौधे प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं। यदि यहाँ पे हम बात करें तो ये कैसे हैं, लंबे, जबकि ये कैसे हैं, बौने। आप ध्यान दीजिए, जब हमने कौन सा संकरण पढ़ा था, बाह्य संकरण, तो उसमें हमारे पास कैसे पौधे नहीं थे, बौने पौधे नहीं थे। जबकि परीक्षण संकरण में कैसे पौधे आ रहे हैं, बौने पौधे आ रहे हैं। ये लंबे तो हैं लेकिन कैसे हैं, अशुद्ध लंबे। ये शुद्ध है लेकिन कौन से हैं, शुद्ध बौने, या फिर क्या कह सकते हैं, समयुग्मजी। क्या कह सकते हैं, समयुग्मजी। तो यदि हम इसमें किसकी बात करें, लक्षण प्रारूप अनुपात की बात करें, लक्षण प्रारूप अनुपात की बात करें तो देखिए आप इसमें ये दोनों क्या बोलेंगे, इसमें लंबे और बौने, लंबे अनुपात क्या, बौने। तो बताइए लंबे कितने हैं, एक और एक, दो। क्या बौने हैं, हैं, एक और एक, दो। तो क्या अनुपात बना, 2:2, या फिर क्या कह सकते हैं, 1:1, या 50% लंबे और 50% कैसे हैं, बौने पादप हैं। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे किसकी, जीन प्रारूप अनुपात की। जीन प्रारूप अनुपात की बात करें तो बताओ ये कैसे हैं, अशुद्ध लंबे, जबकि ये कैसे हैं, शुद्ध बौने। तो देखिए जीन प्रारूप अनुपात क्या बनेगा, अशुद्ध लंबे अनुपात शुद्ध बौने। या फिर इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, अशुद्ध की जगह समयुग्मजी लंबे और शुद्ध की जगह समयुग्मजी बौने। यदि हम इसमें अनुपात देखें तो बताओ क्या है, शुद्ध लंबे कितने हैं, एक और एक, दो, और शुद्ध बौने भी कितने हैं, दो। फिर से अनुपात क्या बना, 1:1, या हम क्या कह सकते हैं, 50% अशुद्ध लंबे और 50% ही क्या है, शुद्ध बौने हैं। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, जीन प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ। तो जो संकर पूर्वज संकरण है ये कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। एक क्या है, बाह्य संकरण, और दूसरा क्या है, परीक्षण संकरण, जिनका हमने क्या पढ़ा, अनुपात पढ़ा। इसके आगे हम एक टॉपिक है, वह है मेंडल के जो वंशागति के महत्व हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगला जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेंडल के वंशागति के नियमों के महत्व।
तो देखिए अगला जो टॉपिक है वो क्या बताया मैंने, मेंडल के वंशागति के नियमों के क्या है महत्व। और महत्व में यदि हम पहला महत्व देखें तो वो क्या है, सजीवों में क्या होना चाहिए, प्रभाविता का लक्षण होना चाहिए। सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अनेक हानिकारक या घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने प्रभाव को व्यक्त या अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो सजीवों में क्या है, प्रभाविता, सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। अब अत्यंत आवश्यक क्यों है, क्योंकि इसका कारण क्या है, अनेक क्या होते हैं हानिकारक व घातक जीव, अनेक हानिकारक या फिर क्या होते हैं घातक जीव, जो ये क्या होते हैं अप्रभावी हैं। यदि ये क्या है अप्रभावी है और यदि इनके साथ में कोई प्रभावी जीन है, यदि इनका क्या है प्रभावी जीन है, तो इस प्रभावी जीन की उपस्थिति में जो अप्रभावी हानिकारक या जो घातक जीन है वो अपने प्रभाव को या अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। और ये किस नियम से क्या है, सजीवों में प्रभाविता के लक्षण के कारण हो रहा है। नंबर दो की यदि बात करें तो वो है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम से, मेंडल के पृथक्करण के नियम से किसकी, जीन से कल्पना, जीन से कल्पना की क्या होती है, पुष्टि होती है। तो हमने अगला जो पॉइंट है वो क्या देखा कि मेंडल के पृथक्करण के नियम से जीन से कल्पना की क्या होती है, पुष्टि होती है। पुष्टि का होने का मतलब कि जो जीन से कल्पना की जो अवधारणा है वो अवधारणा मेंडल के पृथक्करण के नियम से क्या होती है, साबित होती है, या इस नियम को हम समझ सकते हैं। तीसरा जो महत्व है वो क्या है, मेंडल के नियमों से, मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों, यानी संकर संतति में उत्पन्न नए क्या है लक्षण, इनका क्या चलता है, पता चलता है। तो क्या कह सकते हैं कि मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों का क्या चलता है, पता चलता है। नेक्स्ट जो इनका महत्व है वो क्या है, संकरण विधि से, कौन सी विधि से, संकरण विधि से अन्य उपयोगी लक्षणों को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। जबकि उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है या लाया जा सकता है। किसको, उपयोगी लक्षणों को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है या फिर लाया जा सकता है। तो जो चौथा महत्व है वो क्या है कि संकरण विधि से अन्य उपयोगी लक्षणों को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, व उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है। पांचवा इनका जो महत्व है वो क्या है कि मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक व अधिक उपज देने वाली फसलें अधिक उपज देने वाली फसलों के
या फसलों की किस्मों का क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। तो पांचवा क्या है कि मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक व अधिक उपज देने वाली फसलों के या फसलों की किस्मों का क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। और जो छठा में तो है वो क्या है कि मानव जाति के सुधार संबंधी, क्या बताया मैंने, मानव जाति के सुधार संबंधी एक शाखा है और उस शाखा का नाम क्या है, सुजननिकी, या सुजननी को दूसरे नाम यूजेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मानव जाति में सुधार संबंधी जो शाखा है कौन सी, सुजननिकी, यह भी मेंडल के नियमों पर आधारित है। जो सुजननिकी शाखा है वो किसके नियमों पर आधारित है, मेंडल के नियमों पर आधारित है। और इस शाखा से क्या किया जाता है, मानव जाति या मानव कल्याण में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है हमारे पास, जो आज अभी हमने पढ़े हैं वो मेंडल के वंशागति के जो नियम है उनके क्या है, महत्व